द्रोण कोचिंग क्लासेज डीसीसी की तरफ से मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे भाषा पर। भाषा की 3 कक्षाएं पहले हो चुकी है और ये आज भाषा पार्ट पर, भाषा अध्याय पर हमारी अंतिम कक्षा है। पिछली तीनों कक्षाओं में हम बात कर चुके हैं भाषा के प्रकार, भाषा की परिभाषा, उसके बाद भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति, भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति, और अब जैसा कि आपको विदित है हमें करनी है भाषा की राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति। तीसरा विभाजन है भाषा का, तीसरा नाम है भाषा की संवैधानिक उत्पत्ति यानी राजनीतिक उत्पत्ति। भाषा की संवैधानिक उत्पत्ति यानी राजनीतिक उत्पत्ति। तो राजभाषा है वो 8वीं अनुसूची व भाग नंबर 17 में स्थित है। जो हमारी राजभाषा है हिंदी, वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का उल्लेख है। 22 भाषा है इसमें, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा है। उन 22 भाषाओं में से एक भाषा है हिंदी, और हिंदी है वो राजभाषा है 8वीं अनुसूची के अंदर। और भाग 17 है, भाग 17 के अंदर अनुच्छेद, भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कौन सा प्रावधान है, यह अध्ययन करना है। और यही है भाषा की संवैधानिक और राजनीतिक उत्पत्ति। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 है। इस अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है कि संघ की यानी भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। 343 के अंदर क्या प्रावधान है कि भारत है उसकी राजभाषा तो हिंदी होगी, और इस राजभाषा हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। पहली बात तो ये है इसके अंदर। दूसरी बात है संविधान लागू होने से 15 वर्ष आगे तक, अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा, अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। अब अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा यानी संविधान लागू हो गया, उससे पहले भारत है वहां अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था, अंग्रेजों के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था। इस कारण अगर तुरंत ही संविधान लागू होते ही अगर हिंदी का प्रयोग कर देते तो समस्या आती। इस कारण संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि 15 वर्ष तक, जब तक हिंदी प्रचलित न हो, आमजन हिंदी को न अपनाए, तब तक अगले 15 वर्ष है, अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। उसके बाद एक प्रयोग और कर दिया कि अगर संसद चाहे तो यह अवधि 15 वर्ष से आगे तक बढ़ा सकती है।
अब साथ में लचीलापन भी दे दिया। क्या दे दिया कि 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, लेकिन अगर संसद चाहे तो इन 15 वर्षों से आगे तक भी अंग्रेजी का प्रयोग होना बढ़ा सकती है, जो अब तक 2021 तक बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ, तो अब तक बढ़ रहा है। ये दो बातें विशेष दे दी, और इसके अंदर एक बात और दे दी साथ में इन्होंने। क्या बात दे दी कि अंकों का प्रयोग, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अंकों का प्रयोग, अब अंक 1 2 3 4 5 7 है, इन अंकों का प्रयोग, अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलित है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलित है। ये बात महत्वपूर्ण है। ये है अनुच्छेद 343। कितनी बातें हैं? संघ की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि देवनागरी होगी। पहली बात, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। दूसरी बात, आगे वाले संविधान लागू होने के बाद के जो 15 वर्ष है, यानी 1949 से बाद के जो 15 वर्ष है, उन 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। और साथ में थोड़ा लचीलापन भी दे दिया कि अगर संसद चाहे 15 वर्ष के बाद अगर संसद चाहे तो इस समय अवधि है, समय सीमा इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्तमान में भी बढ़ ही रहा है। और एक बात दे दी कि अंकों का प्रयोग कौन सा होगा, तो ये बात लिख दी 343 अनुच्छेद में कि अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलित है। ये था 343 अनुच्छेद। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद दूसरा मतलब राजभाषा का दूसरा अनुच्छेद, अर्थात 344 अनुच्छेद 344 है। उसके अंदर क्या वर्णन है? अनुच्छेद 344 के अंदर वर्णन है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग, प्रश्न आता है यहां पर, राजभाषा आयोग की स्थापना या राजभाषा आयोग है, उसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग व, एक तो राजभाषा आयोग और दूसरा राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। दूसरी बात यह दे दी, क्या दे दी कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। तो राजभाषा आयोग है, उसका गठन निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राजभाषा समिति है, उसका भी गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात है 344, अनुच्छेद 344। अब उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है 344 के बाद 345, 46, 47 और 48, अगले 4 अनुच्छेद है वो राज्यों से संबंधित है। ये तो दो हो गए केंद्र सरकार से संबंधित, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, और राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति है, उसका गठन राष्ट्रपति करेगा। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है वो है 345, अनुच्छेद नंबर 345, अनुच्छेद 345। इसके अंदर क्या है कि राज्य का विधानमंडल यानी विधान परिषद व विधान सभा, दो मंडल हैं, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। तो राज्य का विधानमंडल हिंदी भाषा है, उसको हिंदी को शासकीय यानी राजकीय शासकीय प्रयोजन कार्यों शासकीय प्रयोजन हेतु
स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। अब ये प्रावधान कर दिया 345 के अंदर कि राज्य है, राज्य का विधानमंडल है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों मंडल है, वो हिंदी को शासकीय राजकीय कार्यों में स्वीकार करेगा। अस्वीकार नहीं कर सकते हिंदी को कोई भी राज्य, स्वीकार करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346 है, उसके अंदर क्या कर दिया, एक राज्य व दूसरे राज्य, कोई हिंदी भाषी राज्य है वो किसी अन्य भाषी राज्य के साथ, एक राज्य व दूसरे राज्य के बीच हिंदी पत्राचार, यानी हिंदी भाषा में पत्रों का आदान प्रदान, हिंदी पत्राचार स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। अब हम किसी दूसरे राज्य से सूचना मांगते हैं कोई, और वहां की भाषा कोई और है, और हम चाहते हैं कि हमें हिंदी के अंदर मिले, जो हमने सूचना मांगी है वो सूचना हमें हिंदी भाषा के अंदर मिले, तो वो राज्य है वो बाध्य होगा कि हमें हिंदी के अंदर सूचना उपलब्ध करवाए। तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच हिंदी पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। कोई भी राज्य है वो हिंदी पत्रों को, दूसरे राज्य द्वारा लिखे गए हिंदी पत्रों को अस्वीकार नहीं कर सकता। ये प्रावधान है 346 के अंदर। उसके बाद अनुच्छेद आता है नेक्स्ट 347। 347 के अंदर क्या प्रावधान है, 347 के अंदर प्रावधान है कि राज्य के अंदर बोली जाने वाली जो अन्य भाषा है उस भाषा को राष्ट्रपति दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देगा। जैसे हमारे राजस्थान में हो रहा है भी, हम हर दिन राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं कि राजस्थानी भाषा है उसको मान्यता दी जाए, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। पहली तो हिंदी है, दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये प्रावधान किसमें, 347 में। क्या है 347 में, फिर हम और देख लेंगे इसको विस्तृत। 347 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य, किसी भी राज्य में बोली जाने वाली भाषा, जैसे हमारी कौन सी है, राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है हमारी, राजस्थानी। राज्य में बोले जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में राष्ट्रपति द्वारा राज्य में बोले जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। ये प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में है, 347 अनुच्छेद में। कौन सा, कि राज्य के अंदर जो दूसरी भाषा, अन्य भाषा बोली जाती है, जैसे हम राजस्थानी बोल रहे हैं, तो उस भाषा को, यानी राजस्थानी है या कोई और भाषा है किसी राज्य की, तो उस भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता कौन देगा, राष्ट्रपति मान्यता देगा। यह किसमें है, 347 नंबर अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 347। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 348। 348 अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 348, ये जीके की दृष्टि से, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 348। अब इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली वाला, व उच्च न्यायालय यानी राज्य के अंदर है, जैसे हमारा राजस्थान का जोधपुर के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। अब हम पिछले अनुच्छेद में हमने किया था कि बाध्य कर सकते हैं किसी दूसरे राज्य को, लेकिन इनको बाध्य नहीं कर सकते। किनको, सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय है उसकी कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। ये अनुच्छेद किस में है, ये बात किस अनुच्छेद में है, 348 में। लेकिन यहां थोड़ा इस पर तो कोई छूट नहीं दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय में तो कोई छूट नहीं दी है, लेकिन इसमें थोड़ी उच्च न्यायालय में जो प्रत्येक राज्य के अंदर स्थित है, जैसे हमारा जोधपुर में है, तो जो इनमें कुछ छूट दे दी गई, वो भी इसी अनुच्छेद में दी गई है। क्या छूट दी गई है कि अगर राज्यपाल चाहे, अगर राज्यपाल चाहे तो क्या छूट दी गई है कि अगर राज्यपाल चाहे तो खुद नहीं, अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से, इसमें नहीं, इसमें तो कोई छूट नहीं है। इसमें उच्च न्यायालय में अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही, उच्च न्यायालय की कार्यवाही अन्य भाषा में करवा सकता है, अब अन्य भाषा में हिंदी में भी करवा सकता है और क्षेत्रीय भाषा राजस्थानी में भी करवा सकता है। ध्यान रखना, प्रादेशिक भाषा है उसमें भी करवा सकता है। तो ये छूट किसको दी गई है, राज्यपाल को दी गई है, लेकिन खुद नहीं परिवर्तन कर सकता, राष्ट्रपति की अनुमति से करवा सकता है। ये बात है 348 में। क्या बात है 348 में कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसकी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, सिर्फ एक व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है, वो कौन है, राष्ट्रपति। वो भी कब, जब राज्यपाल को महसूस हो कि अन्य भाषा में कार्रवाई करवाने की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर राष्ट्रपति से, राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, इसमें नहीं सर्वोच्च न्यायालय की नहीं लेकिन उच्च न्यायालय की कार्यवाही है वो अन्य किसी भाषा या प्रादेशिक भाषा में करवा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 348 के अंदर, अनुच्छेद 348 के अंदर। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 349। तो 349 अनुच्छेद है, उसके अंदर क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 349 हिंदी की विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया का वर्णन है, अब हिंदी की जो विधियां हैं उनको अधिनियमित मतलब उन पर नियम बनाने की जो प्रक्रिया है, वो किसमें है, अनुच्छेद 349 में। और एक क्या है, राजभाषा विधेयक कौन, संसद है, संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से राजभाषा विधेयक प्रस्तावित करवा सकती है। कौन, संसद करवा सकती है। राजभाषा विधेयक यानी राजभाषा पर जितने भी विधेयक हैं वो प्रस्तावित करवाने हैं, तो वो कौन करवाएगी, संसद करवाएगी। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। राजभाषा पर जितने भी नियम हैं वो संसद बनाएगी राष्ट्रपति की अनुमति से। ये दो बातें कौन सी, हिंदी की विधियां हैं, हिंदी की जो विधियां हैं उन विधियों को अधिनियमित करने वाली प्रक्रिया, उसका वर्णन किया गया है 349 के अंदर। और राष्ट्रपति की अनुमति से संसद है वो कोई भी राजभाषा विधेयक प्रस्तावित करवा सकती है या कर सकती है। ये है 349 में, हमें करने 351 तक 349। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है हमारा 350। नेक्स्ट अनुच्छेद 350। तो 350 के अंदर क्या बात है,
अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350। 350 के अंदर दो बातें हैं। पहली बात है 350 के अंदर, पहली बात है कि अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग यानी जाति है जो अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षाओं में, पहली से 5वीं तक अल्पसंख्यक जो वर्ग है, मुस्लिम है, सिख है, अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग चाहता है कि प्राथमिक स्तर पर उस वर्ग को अपनी मातृभाषा के अंदर शिक्षा प्राप्त हो, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 350 के अंदर। इस अनुच्छेद के तहत ही जो अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यालय चल रहे हैं, मदरसा या अन्य जो भी हैं, वो इस अनुच्छेद के तहत चल रहे हैं। भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये प्रावधान है। ये प्रावधान एक तो ये है 350 में, अनुच्छेद 350 में, और दूसरी बात लिखी गई है अनुच्छेद 350 में कि जन साधारण, जो सामान्य आदमी है, साधारण मनुष्य जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी जो कम साक्षर है या निरक्षर हैं, साधारण मनुष्य, जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए जन साधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है, ये बात है अनुच्छेद 350 में। क्या है? एक तो अल्पसंख्यक वर्ग है, उन वर्गों को अगर वो वर्ग वाले चाहे तो उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा है, उसके अंदर शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक बात। दूसरी क्या है? जो सामान्य मनुष्य हैं, उनकी शिकायतें दूर करने के लिए जो वो आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदन के अंदर प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया जाएगा। यह था हमारा 350 अनुच्छेद। अब लास्ट अनुच्छेद 351 है। ये अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351, इसके अंदर क्या है? प्रत्येक नागरिक का हिंदी के प्रसार का दायित्व होगा। अब भारत का प्रत्येक नागरिक है, उसका दायित्व होगा, उसका कर्तव्य होगा, नागरिकों का कर्तव्य या उसका दायित्व होगा कि वो हिंदी को प्रसारित करे, यानी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे। इस अनुच्छेद का पालन मैं कर रहा हूं और शायद आप भी करते होंगे। हिंदी है, उसके प्रचार प्रसार का दायित्व प्रत्येक नागरिक का होगा। ये बात है अनुच्छेद 350 के अंदर। तो ये हमने अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संपूर्ण कर लिए। किस अनुच्छेद में कौन सी भाषा है, कौन सा प्रावधान है, ये बातें हमने कर ली। इसमें 343 अनुच्छेद ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद 348 सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की भाषा वाला महत्वपूर्ण है। उसके बाद 351
दायित्व वाला। और वैसे सारे ही अनुच्छेद एक हिंदी भाषा के विद्यार्थी के लिए सारी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड नेट जेआरएफ व कॉलेज लेक्चरर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हो गई हमारा तीसरा विभाजन। कौन सा? राजनीतिक उत्पत्ति व संवैधानिक उत्पत्ति। 3 विभाजन कर चुके हम। राजभाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति, राजभाषा की भौगोलिक उत्पत्ति और राजभाषा की संवैधानिक उत्पत्ति। अब केवल 5 शब्दावलियां रही है, वो देखते हैं। उसके बाद हमारी क्लास है वो भाषा पार्ट तथा चौथी क्लास भाषा पार्ट पर पूर्ण हो जाएगी। तो कुछ शब्दावलियां हैं। कौन कौन सी शब्दावली हो सकती है ये मैं आपको केवल बोलकर उच्चारित करके बताऊंगा, केवल उच्चारित करके बताऊंगा। एक तो हो सकती है क्या, भाषा किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं, भाषा। एक हो सकती है बोली, एक हो सकती है राजभाषा। अंतर क्या है इनमें? एक हो सकती है मातृभाषा और एक हो सकती है राष्ट्रभाषा। क्या अंतर है, इनकी परिभाषाएं क्या है? तो भाषा की परिभाषा हम कर चुके। वह साधन जिससे मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है भाषा कहलाती है। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचार है उसको प्रकट करता है, विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाती है। ये तो बात हो गई भाषा की। उसके बाद आती है बोली। अब बोली किसे कहते हैं? यानी सीमित क्षेत्र के अंदर, थोड़े ही क्षेत्र के अंदर, सीमित क्षेत्र के अंदर जो विचारों को प्रकट करने का, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है, थोड़े क्षेत्र के अंदर, वो क्या कहलाता है? बोली। यहां एक अंतर ध्यान रखना, बोली है वो भाषा बन सकती है। जैसे खड़ी बोली थी, उसको थोड़े क्षेत्र में बोला जाने लगा, फिर उसने उन्नति पाई, उसने वृद्धि पाकर बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगी, तो वो क्या बन गई? खड़ी बोली क्या बन गई? हिंदी बन गई, यानी भाषा बन गई। बोली है वो उन्नति पाकर, वृद्धि पाकर भाषा बन सकती है, जबकि भाषा है वो वापस बोली नहीं बन सकती। ये 2 बातें हो गई। भाषा विचारों को आदान प्रदान, विचारों को प्रकट करने का साधन है, वो भाषा कहलाता है। और अगर सीमित क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट किए जाए, सीमित क्षेत्र के अंदर विचारों का आदान प्रदान किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? बोली। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात है राजभाषा किसे कहते हैं? हिंदी है, ये भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। तो राजभाषा कहते किसको हैं? वह भाषा जिसमें किसी देश के राज कार्य किए जाएं, राजभाषा कहलाती है। यानी कार्य करने की, राजकीय कार्य करने की जो भाषा है वो क्या कहलाएगी? राजभाषा। यानी जिसमें राष्ट्रपति कार्य करे, प्रधानमंत्री कार्य करे, राज्यपाल कार्य करे, मैं करूं, आप करो, वो क्या है? राजभाषा। वो क्या होगी? राजभाषा। यानी वह भाषा जिसके अंदर कोई भी देश अपने शासकीय राजकीय कार्य करे, वो राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। उसके बाद मातृभाषा किसे कहते हैं? यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो बच्चा अपनी माता के मुख से सुनता है, या पहली बार जो भाषा बच्चा सुनता है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। क्या कहलाती है? मातृभाषा। ध्यान रखना, वह भाषा जो बच्चा अपनी माता के मुख से सुने या माता के मुख से उच्चारित होने वाली भाषा है, वो मातृभाषा कहलाती है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपटीशन लेवल का प्रश्न है कि यह विचार प्रकट करने का सबसे सशक्त तरीका होता है, सबसे शक्तिशाली तरीका कौन सा है? मातृभाषा। हमने देखा है कि हमें कोई अन्य भाषा बोलते हैं तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमें हमारी मातृभाषा उच्चारित या सुनाई मिलती है, दिखाई देती है जहां कहीं भी, वहां हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी तरह विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये विचार प्रकट करने का सबसे सशक्त यानी सबसे शक्तिशाली माध्यम है मातृभाषा। ये होगी मातृभाषा की बात। अब है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा उच्चारित भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। यही कारण है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा
नहीं है। क्यों? 10 तो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, 10 राज्य तो हिंदी भाषी है, कहीं पर तमिल बोलते हैं, कहीं पर अंग्रेजी बोलते हैं, तो संपूर्ण राष्ट्र है। देश का प्रत्येक नागरिक किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, किसी समान भाषा का प्रयोग नहीं करता। इस कारण भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये 4 शब्दावलियां हो गई भाषा पर। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं। इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय जो भाषा है उसकी 4 कक्षाएं पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आदि चर्चाएं करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी दूसरा अध्याय वर्ण विचार नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।